गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनोज आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में आप लोगों के लिए मैं बच्चे कह रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि 10th के लिए जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की बुक है, उस 10th की ज्योग्राफी की बुक के लिए भी सर हमें कुछ कराएं। तो मैं आप सभी के लिए 10th की जो ज्योग्राफी की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके जो टॉपिक हैं उसमें वो सारे टॉपिक मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो सारे टॉपिक आपको मैं कराऊंगा और वन बाय वन आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। सबसे पहले तो आप सभी वीडियो देखने के लिए जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो है उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, जो आपके क्लासमेट हैं, आपके साथी हैं, परिचित परिचित हैं, उन सभी को शेयर करें जिससे कि वो भी फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि स्कूलें लग नहीं रही हैं, तो ऐसे में घर बैठकर मोबाइल के माध्यम से ही आप अपनी क्लासें ले रहे हैं। तो ये मैंने सोचा है आप लोग लगातार क्लास लेते रहें। तो अभी आगे चलते हैं हम टॉपिक वाइज टॉपिक। इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है संसाधन एवं विकास। टॉपिक का नाम है संसाधन एवं विकास, यानी कि संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास की बात करें कि संसाधन क्या होते हैं, तो संसाधन जो होते हैं प्रकृति प्रदत्त वह सभी पदार्थ या हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह सभी पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हों, उन्हें हम कहते हैं संसाधन। ये संसाधन जो होते हैं हमें पर्यावरण व प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, प्रकृति से हमें मिलते हैं, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है। आर्थिक रूप से और मनुष्य जो है इन सभी का प्रयोग करता है। ठीक है। मनुष्य जो है संसाधनों का उपयोग करता है, ठीक है, जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और प्रकृति ने भी ये सभी संसाधन इसीलिए प्रदान किए गए हैं कि जिनसे कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ मनुष्य खुद भी प्रकृति के द्वारा पनपा है, इसीलिए प्रकृति प्रदत्त है मनुष्य भी, इसीलिए इसे भी संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। संसाधन जो हैं ये मानवीय क्रियाओं के परिणाम होते हैं। ये वीडियो जो है बेटा कट गई थी, तो इसमें आगे हम देखें और कि संसाधन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन जो पदार्थ हैं वो सभी संसाधन है। अब हम संसाधनों के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकारों के बारे में बात करें तो विभिन्न आधार जो रखे गए हैं, सबसे पहला रखा गया उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर जो रखा गया जैव संसाधन, जिसमें मनुष्य भी जैविक है, वनस्पति भी है, प्राणी जात भी है, जीव जंतु जो हैं। मनुष्य प्राकृतिक संसाधन है, खुद जैव संसाधन है। ठीक है। जैविक संसाधन जिनमें जीव पाया जाता है, इसीलिए इन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। ठीक है। और मनुष्य संसाधनों का जनक भी है, क्योंकि मनुष्य द्वारा ही इन संसाधनों का उपयोग मनुष्य ही करता है, तो संसाधनों का जनक भी जो है इसे कहा जाता है। दूसरा हम इसमें देखें तो ये आते हैं आपके अजैव संसाधन। कौन से संसाधन आते हैं? अजैव संसाधन आते हैं। और अजैव संसाधन जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं जिनमें चट्टानें हैं, धातु हैं। उसके अलावा जो दूसरा जो आता है आपका वो आता है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब जिनका नवीनीकरण हो सकता है, कुछ ऐसे हैं जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, वो ऐसे हैं। ठीक है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो होते हैं उनका नवीनीकरण किया जा सकता है, पुनर्चक्रण किया जा सकता है, पुनः उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इनको पुनः जो है बनाया जा सकता है, पुनः एक बार ये समाप्त हो जाए तो इनको दोबारा से प्रकृति जो है में हम प्राप्त करके दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि दोबारा बना सकते हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ठीक है। लेकिन मनुष्य को अगर आवश्यकता से अधिक जो इनका उपयोग किया जाए, जैसे जल है और
तो अधिक उपयोग होगा। जैसे वर्तमान में जल की समस्या हो गई है, ऑक्सीजन की समस्या हो गई है, मृदा की समस्या हो गई है, ठीक है। तो जल की समस्या, मानव का भी ज़्यादा मरते जाएंगे तो वनस्पति जो ज़्यादा आप ख़त्म कर देंगे वनस्पति को, तो दोबारा से कहाँ से होगी, क्योंकि लंबा समय चाहिए होता है। अनवीकरणीय संसाधनों की बात करें, अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधनों में जैसे हम बात करें तो प्राकृतिक गैसें हैं, प्राकृतिक तेल है, कोयला है, ये सब एक बार जलने के बाद पुनः इनका उपयोग नहीं लिया जा सकता, इसीलिए इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, ठीक है। तो नवीनीकरण और अनवीनीकरण। अब तीसरा जो आता है वो आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत जो व्यक्ति विशेष के होते हैं, जिसमें व्यक्ति जो होता है, गांव में बहुत से लोगों की अपनी खुद की भूमि होती है, भूखंड होते हैं, घर होते हैं, जायदाद होते हैं, उनकी मालिकाना हक होता है, उन पर चारागाह होते हैं, तालाब, कुएँ आदि। तो ये सब जो होता है इन पे व्यक्तिगत या निजी संसाधन होते हैं, तो निजी स्वामित्व वाले संसाधन इन्हें कहा जाता है। कोई अन्य इनका उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए निजी स्वामित्व वाले संसाधन इन्हें कहा जाता है, ठीक है। आगे हम इसमें बात करें तो देखेंगे व्यक्तिगत संसाधनों के बाद में हम जो दूसरा आता है वो आता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक, जिन पर सभी समुदाय, सभी देश, जो समुदाय यानी समाज में रहने वाले सभी लोगों का अधिकार होता है, जिसमें चारण भूमि जैसे पशु चराने की है, श्मशान भूमि है, तालाब है इत्यादि, जिन पर सभी का अधिकार होता है, ठीक है। तो इन्हें कहा गया व्यक्तिगत और सामुदायिक। व्यक्तिगत और सामुदायिक से आगे बढ़ें, व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधनों में आगे देखें तो आगे और भी कुछ संसाधन हैं। उन संसाधनों में आता है राष्ट्रीय संसाधन। कौन से संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो ये राष्ट्र जो है, यानी कि पूरे राष्ट्र पर इनका अधिकार होता है। जैसे हम समुद्र, ये भारत देखें तो भारत के समुद्री तटीय पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में 12 समुद्री मील, कितना होता है? 12 समुद्री मील, जो 21.2 किलोमीटर होता है, वहाँ तक राष्ट्रीय सीमा होती है, राष्ट्र की संपत्ति होती है। इसके अलावा जो इससे आगे की जो भूमि है उसमें जो होता है मनुष्य यानी देश का अधिकार नहीं होता, वो अंतर्राष्ट्रीय भूमि में आ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र या सीमाओं क्षेत्र में आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो होती हैं उनके अंदर जो होते हैं जो संसाधन, वो कैसे होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। इसमें देखें आप, सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइनें हैं, ठीक है, वन है, खनिज पदार्थ हैं, जल संसाधन है, वन्य जीव है, जो राजनीतिक सीमाओं के अंदर हो भारत की, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में लिया जाता है। आगे इसमें हम देखें तो आपके आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों से अभिप्राय है जिनका उपयोग पूरे सभी देश कर सकते हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी जो मानी जाती है, खुले महासागरीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें संसाधन जो कहलाते हैं, संपूर्ण विश्व के जो देश हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में, जिन पर सभी देशों का अधिकार होता है। किनका होता है? सभी देशों का अधिकार। अगला आता है विकास के स्तर। विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तंभ लिख दिया मैंने, स्तर के आधार पर, ये स्तर, विकास के स्तंभ व आधार जो हम कहें, विकास के स्तंभ और आधार जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला जो आता है संभावी संसाधन। कौन से आते हैं? संभावी संसाधन। संभावी संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी भाग जो हमारा भारत का है उसमें देखें, गुजरात वाला क्षेत्र जो है, राजस्थान वाला क्षेत्र है, वहाँ पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ, उपयोग नहीं हुआ। इन्हें संभावी संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। कौन सी श्रेणी में? संभावी संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा जो इसमें आता है अगला, संभावी संसाधनों से आगे, वो इसमें हम देखेंगे विकसित संसाधनों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विकसित संसाधन। दूसरे नंबर पर विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं।
संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, पर्यावरण में उपलब्ध, आगे देखें, विकसित संसाधन जिनका उपयोग किया जा चुका है यानी कि किया जा रहा है, विकसित हो चुके हैं, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। इसमें आगे हम देखें तो भंडारण, क्या देखेंगे, भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं, वो भंडार में शामिल किए जाते हैं। किसमें शामिल किए जाते हैं? भंडार में। संभावित संसाधन हो गए, संभावित संसाधन में आप देखें विकसित संसाधन दूसरा, और उसमें भंडार है। और फिर संचित कोष, संचित कोष की बात करें तो वे संसाधन भंडार का हिस्सा ही हैं जिन्हें उपलब्ध तकनीकी व ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी संभव या आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाएगा, तो उन्हें कहा जाता है संचित कोष और उन्हें कहते हैं हम भंडार। ठीक है, तो भंडार और संचित कोष, ठीक है, एक ही बात है। आगे हम बात करें तो हम देखते हैं संचित कोष से आगे कि संचित कोष तो हमने देख ली जिनको हम भविष्य में उपयोग कर सकें। ठीक है, ऐसे कोष संचित कोष कहलाए। आगे इसमें हम देखें तो आपको समझ में आएगा कि संसाधनों का विकास किस प्रकार से किया जाए। संसाधनों का विकास, ठीक है, आगे हम संसाधनों के विकास की बात करें कि संसाधनों का विकास किस प्रकार से होगा, तो आप समझेंगे कि संसाधनों का विकास जो है वो हम देखें कि संसाधन जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। किसकी देन है? प्रकृति की देन है। इसीलिए इनका साधनों विकास करना है तो सतत पोषणीयता को अपनाना होगा। किसको अपनाना होगा? सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता क्या होती है? इसे बोलते हैं इंग्लिश में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास बोला जाता है। सतत मतलब होता है लगातार, कैसा? कंटिन्यू। पोषण यानी कि पोषण मिलना, और विकास मतलब डेवलपमेंट आप कहती हैं। तो सतत पोषणीय विकास जिसमें हम वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरित करते हुए भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरित कर सकें, ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। लेकिन मनुष्य क्या है? लालच के कारण अपने संसाधनों का ह्रास कर रहा है। ठीक है, उनका आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहा है, जिससे कि भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए हमें सतत पोषणीय विकास को अपनाना होगा। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में ही आ गए हैं, जिससे दो हिस्सों में संसाधन संपन्न व संसाधनहीन दो प्रकार के भागों में बट गए हैं। ठीक है, संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग, तो कुछ लोगों के अधीन हो गया है संसाधन, वो उसका मनचाहे तरीके से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो संसाधन हैं क्या, इनमें देखें तो संसाधनों के विकास की बात कर रहे हैं तो मानो लालच के कारण ऐसा कर रहा है। लालच के कारण उनका क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। कैसा उपयोग? आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहा है। लालच के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कर रहा है। इसीलिए हमें सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है, जिससे कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनको लंबे समय तक या आने वाली पीढ़ियों को भी पूरित किया जा सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। ठीक है, सतत पोषणीय विकास से आगे बढ़ें तो सतत पोषणीय के आगे इसमें हम देखें तो सतत पोषणीय विकास को बनाए रखने के लिए एक सम्मेलन हुआ, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, या रियो डी जेनेरो या रियो सम्मेलन के नाम से भी इसे जानते हैं। ये ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो एक जगह है जो 1992 में वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ, जून 1992 में। 100 से अधिक देश थे जिन्होंने यहाँ पर सम्मेलन में भाग लिया, और इस सम्मेलन को प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो, इसको नाम दिया गया। ठीक है, आगे हम देखें
तो इसमें हम बात करते हैं रियो डी जेनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की, और इसे एजेंडा 21 भी कहा जाता है। इसे रियो में किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मेलन हुआ। इसमें बहुत सारे देशों ने सहयोग किया, सम्मिलित हुए। सामाजिक आर्थिक विकास की जो बाधा आ रही हैं, पर्यावरण का जो नाश हो रहा है, उसको बचाने के लिए, पर्यावरण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। 21वीं शताब्दी में ये किया गया। शताब्दी में शतपोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। किसको स्वीकृत किया गया? एजेंडा 21, और इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी कहते हैं। रियो सम्मेलन भी कहते हैं और एजेंडा 21 दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, एजेंडा 21 कह लो या रियो सम्मेलन कह लो। आगे जो आता है आपका, वो आता है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन से अभिप्राय है संसाधनों का, नियोजन से अभिप्राय है संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करना। कैसा उपयोग करना? विवेकपूर्ण। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग से अभिप्राय है कि एक रणनीति बना करके जो उपलब्ध संसाधन हैं, जो विविधताओं में हमें संसाधन मिल रहे हैं, उन संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए, एक नियोजित तरीके से उपयोग किया जाए कि हम संसाधनों की उपलब्धता में आत्मनिर्भर बन सकें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधनों का जो है उपयोग पीढ़ियां कर सकें, उनको लाभ मिल सके। ऐसे संसाधनों का, ऐसी नीति का उपयोग हम कहते हैं क्या? संसाधन नियोजन। ठीक है, नियोजन मतलब व्यवस्थित रूप से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर हमारे जो संसाधन है उनमें अत्यधिक कमी होती जा रही है। ठीक है, और कमी के साथ साथ देखें तो भारत जैसे देश में हमारे यहाँ झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो राज्य हैं, संसाधन नियोजन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? संसाधन नियोजन करने के लिए सबसे पहले हमें संसाधनों का तालिकाकरण करना होगा। तालिका बनाने से अभिप्राय है देश के विभिन्न संसाधनों की पहचान कर, उनका सर्वेक्षण कर, मानचित्र बना करके, उनकी गुणवत्ता, मात्रा का अनुमान और मापन करके उनकी तालिका बनाई जाए, जिससे हमें ये पता हो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज मिलते हैं, कितनी मात्रा में मिलते हैं, कैसे हैं, उनका रंग संरचना क्या है। दूसरा जो आता है संसाधन विकास योजनाएं, यानी कि योजनाओं को लागू करना। क्या करना? योजनाओं का विकास या निर्माण किया जाए, जिससे कि संसाधनों का उपयोग कर सकें और संसाधनों की जो व्यवस्था है किस प्रकार की है, कैसे कैसे संसाधन है, उस सब को हम उपयोग में ले सकें, उसके लिए योजनाएं बनाई जाएं सरकारी स्तर पर। ठीक है, तीसरा जो तरीका आता है वो आता है संसाधन की जो योजनाएं हैं, समन्वित व्यवस्थाओं का या समन्वित विकास योजनाओं का निर्माण किया जाए, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों स्तर पर संचालित हो और दोनों के बीच में एक समन्वित या समन्वय हो। ठीक है, जिससे कि एक सही तरीके से विकास की अवस्था को प्राप्त कर सकें। ठीक है, जब दोनों में समन्वय होगा, सही तरीके से समन्वय होगा, तभी जाकर के विकास संभव हो पाएगा। ठीक है, तो तालिका का निर्माण करें, सबसे पहले योजनाओं का निर्माण करें, और फिर यहाँ समन्वित विकास कार्यक्रम या समन्वय जिनमें हो, ऐसी विकास योजनाओं का निर्माण राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों पर किया जाना चाहिए। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं में इस प्रकार का विकास, संसाधनों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हर राज्य और विकास की ओर, हर पूरा देश जो है संसाधनों में आत्मनिर्भर और विकास कर सके संसाधनों का, ऐसा विकास हमें करना चाहिए। और ये विकास सब संभव हो पाएगा जब हम नियोजित तरीके से विकास करेंगे, समन्वित तरीके से संसाधनों का विकास करें। ठीक है, संसाधनों का नियोजन करेंगे। नियोजन सबसे आवश्यक, महत्वपूर्ण, और संरक्षण जो है, नियोजन के साथ साथ संरक्षण भी करना होगा। ये नहीं कि नियोजन तो कर लिया, संरक्षण नहीं, तो संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखें संसाधनों का संरक्षण। क्या करें? संसाधन का संरक्षण। संसाधन संरक्षण से अभिप्राय है संसाधनों को बचाना, इस प्रकार से बचाना कि सतत पोषणीय विकास, यानी कि हम वर्तमान में तो आवश्यकता की पूर्ति करें ही करें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बच सकें, तो संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ संसाधन समाप्य हैं, कुछ समाप्त होने वाले हैं, जो भविष्य में दोबारा हमें प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण की बात हो गई। इसके बारे में आगे बात करें
तो आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं अगर हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो। ठीक है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लालच के कारण हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे और आवश्यकता से अधिक दोहन कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक गलत बात है। अगर इसी तरीके से हम संसाधनों का उपयोग करते रहे तो हालत ऐसी आ जाएगी कि एक दिन संसाधन समाप्त हो जाएंगे। जैसे पानी के लिए हम लड़ रहे हैं, वैसे ही भविष्य में हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और संसाधनों का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, संसाधनों का जो उपयोग है वो राष्ट्रीय स्तर और राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर किया जाना चाहिए। साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर हमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और सामूहिक स्तर पर व्यक्ति समूह जो है, समाज जो है, वो भी अपना उत्तरदायित्व समझे और संसाधनों का संरक्षण करे, जल को बचाए, भूमि को बचाए, वायु को बचाए, वन को बचाए। अगर जब इनको हम अपने स्तर पर ही, व्यक्ति स्तर पर एक व्यक्ति बचाएगा, शुरुआत करेगा, तभी जाकर समाज में पूरा इनका संरक्षण हो पाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें भू संसाधन। भू मतलब भूमि और भूमि पर मिलने वाले संसाधन भू संसाधन कहलाते हैं। भू संसाधन के आधार पर हम देखें तो हम यहाँ पर बहुत सारे संसाधन मिलते हैं। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार भूमि पर ही आधारित होती हैं और ये संसाधनों पर ही आधारित होती हैं। ठीक है, भूमि पर बहुत सारी स्थला करती अभी आपने को देखने को मिलती हैं, भू आकृतियाँ जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भू आकृतियाँ। इन भू आकृतियों की बात करें तो जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप है, समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। तो इसमें पर्वत, पठार और मैदान, पर्वत, पठार और मैदान ये मुख्य तीन बड़ी आकृतियाँ हैं जो दिखाई देती हैं। तट हैं, द्वीप हैं, ये अन्य हैं। चलो हम तीन की बात करते हैं। इन्हें कुछ प्रतिशत में बांटा गया है। तो कितने कितने प्रतिशत में? मैदान देखें तो 43% जो पूरा भाग है उसमें से 43% जो है वो मैदान है। क्या है? मैदान पाए जाते हैं। इसके बाद जो देखें 27% भाग है जो उस पर पठारी है, पठारी क्षेत्र है 27% पूरे भारत का। और पर्वतों की बात करें तो पर्वतों 27 3 जोड़ ले तो 30% बच गया। और 30% जो भाग है वो पर्वतीय भाग है। कैसा है? पर्वतीय भाग। ठीक है, इनमें बहुत सारे में नदियाँ बहती हैं, पठारी भागों में, पर्वतीय भागों में, मैदानी क्षेत्रों में। तो तीनों भागों में आप 1 2 3 तीनों क्षेत्रों को बांटें तो पूरी पृथ्वी में हम यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी भू आकृतियाँ मुख्य रूप से बनी हुई हैं। आगे हम देखें तो आगे इसमें आता है आपका भू उपयोग। भू उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है, जिसमें पहला हम देखें वन। इसमें से पहले आप समझ लें पर्वत। सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग जो शंकुआकार हो वो तो पर्वत, और जो सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग जिसका ऊपरी सतह समतल हो वो पठार कहलाता है। और जब ये सीधे बिखरे हुए हों, सीधे समतल, तो इसे मैदान कहते हैं। तो तीनों आकृतियाँ आप देख रहे हैं, पर्वत, पठार और मैदान की, ये कैसी होती है। ठीक है, इन तीनों के बात करें तो आगे हम देखें भूमि में जो भू उपयोग की बात करें तो भूमि का उपयोग जो है किस प्रकार से किया जाता है। तो भू उपयोग में सबसे पहले देखें हम तो पहला आता है वनों में। तो भूमि में जो सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो वनों के रूप में देखें, क्योंकि वन जो है 33% भाग पर होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये 23.54% भाग पर वन है हमारे। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जो है, ठीक है, वन प्राकृतिक रूप से जो पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाते हैं जिनमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता वो वन कहलाते हैं। कुछ वन प्राकृतिक भी होते हैं और कुछ कृत्रिम भी होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वनों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। दूसरा हम देखें कृषि के लिए, तो भूमि का उपयोग कैसे लिए किया जाता है? वन के बाद कृषि। कृषि में भी आप देखें तो बंजर भूमि यानी कि और गैर कृषि भूमि, बंजर और गैर कृषि भूमि ETC जो उपयोग में लिया जाता है, ETC मतलब आदि। ठीक है, तो बंजर होती है बहुत सारी भूमि जो चारागाह के रूप में या अन्य रूप में। अगली आती है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि क्या होती है? इसमें स्थायी चारागाह होते हैं। कृषि भूमि जो अन्य गोचर भूमि होती है, विभिन्न प्रकार के वृक्ष, फसल, उपवन उगाए जाते हैं। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होता है, पड़त छोड़ दिया जाता है यानी खुला छोड़ दिया जाता है। 2 3 या 5 साल तक उनमें किसी प्रकार से कोई कृषि नहीं की जाती। ऐसे क्षेत्रों को प्रतिभूमि क्षेत्र या प्रतिभूमि कहा जाता है, पड़त भूमि कहा जाता है, पड़त भी बोलते हैं इसे। ठीक है, प्रतिभूमि कह दिया, पड़त कह दिया। ठीक है, आगे देखें प्रतिभूमि, इसे और एक विभाजन आपके में किया गया है तो मैंने यही समझा दिया आपको। प्रतिभूमि वर्तमान प्रति जहाँ पर कृषि वर्ष या उससे कम वर्ष में खेती ना की गई हो वो भी पड़त भूमि कह लें इसे। ठीक है, चौथा आ जाता है आपके इसमें देखें शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। कौन सा आता है?
शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र में आपके जो कृषि की जाती है, क्या की जाता है? कृषि की जाती है। कि कृषि किस प्रकार से की जा रही है? कृषि क्षेत्र यहाँ एक कृषि वर्ष में एक या एक से तीन फसलें तक, एक कृषि वर्ष में 3 फसलें तक इसमें उत्पादित की जा सकती हैं। ठीक है, ये शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र होता है। ठीक है, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र होता है जिसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है। फसल उत्पादन जो है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र में, ठीक है, जिसका केवल और केवल उपयोग किस में किया जाता है? कृषि के लिए। आगे हम इसमें देखें तो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र अभी आपने पढ़ा, उसके बाद पढ़ें तो भारत में भूमि उपलब्धता की बात करें या भू उपयोग प्रारूप की बात करें। भारत में भू उपयोग प्रारूप जो है कि भूमि जो है उस पर बहुत सारे लोग हैं, जलवायु है, भू आकृति है, प्रकार है, घनत्व है। तो भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो इसे 32,87 लाख वर्ग किलोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये कुल भूमि क्षेत्र है जो भारत के पास में, जो पूरी पृथ्वी का जो है केवल ये 2.4% भाग ही है मात्र। ठीक है, इस पर हमारे विभिन्न प्रकार के जो भूमि क्षेत्र हैं वो प्राप्त हैं, जिन पर हम पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियाँ सब कुछ अवस्थित हैं। ठीक है, तो इसमें से देखें हम जो पंजाब और हरियाणा है इसमें सर्वाधिक जो है वो उपयोग किया जाता है कृषि भूमि के लिए। ठीक है, कृषि के लिए पंजाब और हरियाणा जो राज्य हैं वो सर्वाधिक 80% भूमि जो है वो क्या की जाती है? 80% भूमि का उपयोग कृषि हेतु किया जाता है। परंतु अरुणाचल, मिजोरम, अंडमान निकोबार, मणिपुर और ये जो देश के राज्य हैं, जो पूर्वी राज्य हैं, वहाँ 10% से भी कम, अंडमान जैसे बात करें अंडमान निकोबार, मणिपुर, मिजोरम, पूर्वांचल जो राज्य हैं या द्वीपीय समूह जो है इनमें 10% से भी कम भूमि जो है उस पर कृषि की जाती है। सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा में की जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है। आगे हम बात करें तो इसमें देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आगे हम इसमें देखें तो आपके आता है वन नीति। वन नीति की बात करें, राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति जो है उस वन नीति का निर्माण जो है सर्वप्रथम स्वतंत्रता के बाद जो है वो किया गया था 1952 में। इसके अकॉर्डिंग 33% भाग पर वन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 33% भाग जो है भारत का वन से घिरा होना चाहिए, लेकिन लगभग अभी 23.34 या 54% जो भाग है उस पर ही वन पाए जाते हैं। लगभग 23% भाग पर वन है। ठीक है, वन भाग पर इतने प्रतिशत भाग पर वन आपके पाए जाते हैं। अब आगे हम देखें तो इसके अलावा जो है आपकी भूमि जो है वो विभिन्न भागों में है। आगे इसमें हम देखें तो आपके जो भूमि का उपयोग जो है, भूमि निम्नीकरण की बात आती है और भूमि का निम्नीकरण, भूमि के निम्नीकरण और संरक्षण। तो सबसे पहले हम भूमि के निम्नीकरण को समझ लेते हैं। तो भूमि के निम्नीकरण से अभिप्राय है भूमि का जो अपर्दन हो जाता है, इससे क्या होता है? भूमि का अपर्दन होता है और अपर्दन से उसका जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? उपजाऊपन कम हो जाता है और इसी को कहा जाता है भूमि का उपजाऊपन में कमी आना। और भूमि का उपजाऊपन में कमी आना ही भूमि का निम्नीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमि का निम्नीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमि का निम्नीकरण। तो देखें 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है इस समय भारत की वो निम्नीकृत भूमि के क्षेत्र में आ रही है। कैसी है? निम्नीकृत भूमि। इसमें से आप देखें तो 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? 28% जो भूमि है वो वनों के, यानी कि 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आती है। ठीक है, निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें 56% जो भूमि है
वो जल से अपर्दित भूमि है। किससे अपर्दित? जल से अपर्दित। अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, बह करके, उड़ करके, ठीक है, अपर्दन। ठीक है, तो ये अपर्दित हो गई, ठीक है, जो 56% है। और निम्नीकृत हो गई 28%, जो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है उसमें से मैंने ये बताया। आप देखें तो वन उन्मूलन जो हो रहा है, खासकर जो भूमि का अपर्दन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? तो इसमें वनोन्मूलन है, वनोन्मूलन है, पशुचारण है, खनन है, ये मुख्य कारण है जिनके कारण जो है भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। पशुओं की अत्यधिक चराई के कारण, ठीक है, वनोन्मूलन, पशु चराई हो गया। पशुचारण जो है, पशु अब छोटे पौधों को खा जाते हैं, नए पौधे पनप ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, उपजाऊपन भी कम होता है और अपर्दन ज़्यादा होता है। ठीक है, अपर्दन होता है तो भूमि का निम्नीकरण होता है। वनों का विनाश हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई के कारण भी जो है भूमि का निम्नीकरण होता है। खनन जो है, खनन के कारण भी भूमि का निम्नीकरण होता है। खनन भी एक महत्वपूर्ण कारक है भूमि के निम्नीकरण में। ठीक है, भूमि के निम्नीकरण में खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण भूमि का जो है वो निम्नीकरण हुआ है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं उसमें सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। सिंचाई भूमि यानी कि सिंचाई जो क्षेत्र है उसके कारण यहाँ पर निम्नीकरण होता जा रहा है। लवणीयता और क्षारीयता की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे मृदा में लवणीय क्षारता बढ़ गई है, जिसके कारण यहाँ चूना पत्थर को पीसना, मृदा आदि जो प्रचुर मात्रा में यहाँ डाली जाती है, जिससे कि क्षारीयता और लवणीयता की समस्या से निपटा जा सके। अगर हम अति सिंचाई नहीं करते, पंजाब, हरियाणा और ये जो राज्य हैं जो देश के, इनमें ऐसी समस्या फिर नहीं आती। चलो कोई नहीं, भूमि के निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें वनारोपण करना चाहिए, चारागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए, पशुओं का निरंतर नियंत्रण करना चाहिए। और आगे हम पढ़ते हैं मृदा के बारे में। मृदा धरातल की वह ऊपरी परत जिससे पादपों को पोषण कर सकने की क्षमता होती है, जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है, और उसकी 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनने में भी कई हजार या लाखों वर्षों का समय लग जाता है, उसे मृदा कहते हैं। सीधे से शब्दों में मृदा की ऊपरी संस्तर यानी कि धरातल की ऊपरी जो संस्तर है वो क्या कहलाती है? ऊपरी परत जो है वो क्या कहलाती है? मृदा। और ये नवीकरणीय है, नवीकरण किया जा सकता है, इसका नवीनीकरण किया जा सकता है, पर लेकिन लाखों सालों का समय लग जाता है 1 सेंटीमीटर या कुछ सेंटीमीटर मोटी परत बनने में ही। ठीक है, मोटाई जो है, ठीक है। मृदा बनने की प्रक्रिया उच्चावच, जनक शैल और शैल संस्तर। उच्चावच भूमि, जनक शैल शैलों से। अब देखो इसमें नदी द्वारा भी, पवन द्वारा भी मिट्टी इधर से उधर बढ़ा कर लाई जाती है, हिमानी द्वारा लुढ़का कर लाई जाती है, तो नई मृदा का निर्माण होता है। मृदा एक महत्वपूर्ण कारक है जो मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मृदा में जब ह्यूमस और उपजाऊपन की मात्रा जहाँ ज़्यादा होती है वो मानव के लिए उपयोगी होते हैं। तो मृदा के लिए जो बात करें तो सबसे पहले इसे मृदा को कहा जाता है तो पेडालॉजी मृदा विज्ञान। इसे क्या कहते हैं? पेडालॉजी को कहते हैं मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान, पेडालॉजी। और मृदा विज्ञान का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है पेडालॉजिस्ट। क्या कहलाता है? पेडालॉजिस्ट कहलाता है। जो मृदा संबंधी जो अध्ययन है वो करता है उसे पेडालॉजिस्ट कहते हैं। अब हम पढ़ें जो मृदा है उसे रंग के आधार पर, किसके आधार पर? रंग के आधार पर, उसके गठन के आधार पर, आयु के आधार पर, संरचना के आधार पर, रासायनिक, कौन सी संरचना? रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर मृदाओं का वर्गीकरण किया जा सकता है। रासायनिक और भौतिक गुण भी जो होते हैं मृदा के होते हैं। इसके अलावा हम देखें इनकी आयु भी होती है। इन सब के आधार पर मृदाएं जो हैं उनका निर्माण किया जाता है। मृदाओं की बात करें और इसमें मृदाओं के वर्गीकरण को हम गहराई छूट गया था, गहराई जो बात करें, गहराई के अनुसार भी हम मृदाओं को देखते हैं। तो मृदा का वर्गीकरण हम देखते हैं। रंग, गठन, संरचना, रासायनिक, भौतिक, आयु और गहराई के आधार पर हम मृदा का वर्गीकरण कर सकते हैं। मृदा को समझ सकते हैं कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती है।
ये मृदा का वर्गीकरण कहलाता है, जो इन मुख्य आधारों को या मुख्य आधारों के अनुरूप किया जाता है मृदा का वर्गीकरण। अब इसमें देखेंगे हम मुख्य रूप से, तो पहली मृदा जो आती है वो आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ से अभिप्राय है जल द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जल द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़। इसे भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो देखेंगे इसमें दो भाग कौन कौन से हैं। तो नदियों द्वारा जो मृदा बहाकर लाई गई है, उस मृदा के कारण जो पहला जो भाग बनता है, दूसरा जो भाग बनता है, तो पहला है यहाँ पर बांगर। पहला बांगर, बांगर से अभिप्राय है, और दूसरा है खादर। तो इसे कभी नहीं भूलेंगे आप, बांगर और खादर को। तो ये बा और खा, दो शब्दों को देख लें। बा मतलब बासा, जो है पुराना, यानी खाना जो है आप बासा नहीं खाते हैं, तो बासा बांगर जो है, बा से बांगर, बांगर यानी पुरातन जलोढ़। खा मतलब खाना, खाना नवीन बनाते हैं। खादर, खादर यानी कि नवीनतम जलोढ़। तो बांगर और खादर, तो बा और खा शब्द को याद रख लीजिए दोनों को, इससे आपको हमेशा याद है। बांगर पुरातन जलोढ़ होता है जो बाढ़ द्वारा क्षेत्रों में निर्मित किया गया, और खादर जो होता है वो नवीन जलोढ़ होता है। कैसा होता है? नवीन जलोढ़। तो इस प्रकार से आप खादर और बांगर को याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो मृदा के प्रकारों में बात करें, तो पहली मृदा आती है इसमें काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। अब काली मृदा कौन सी होती है? ठीक है, अब काली मृदा में हम देखेंगे तो आपके विभिन्न प्रकार की जो मृदाएं हैं काली मृदा में, आप में पहली जो आती है पठारी क्षेत्र में पाए जाने वाली मृदा होती है, जिसे काली मृदा के नाम से जाना जाता है। इसे रैगर मृदा, रैगुर शब्द भी मिलता है, रैगुर मृदा भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है, इसीलिए इसे कपास की काली मृदा भी कहा जाता है, या कपास की काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो है दक्कन के पठार वाले बेसाल्ट क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। जिसमें हम राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र है, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो राज्य हैं, गोदावरी और कृष्णा की जो घाटियाँ हैं, नदियाँ जो हैं, उनमें ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। काली मृदा जो होती है इसमें महीन कण होते हैं, मृतिका से बनी होती है, नमी धारण करने की क्षमता होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास व चूने जैसे पौष्टिक जो तत्व होते हैं उनसे परिपूर्ण होती है, ठीक है। ये गीली होने के बाद चिपचिपी हो जाती है, पानी को अपने अंदर सोखे रखने की क्षमता रखती है काफ़ी लंबे समय तक ये। दूसरी मृदा आती है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा की बात करें तो लाल जो है ये दक्कन पठार के पूर्वी भाग हैं उनमें मिलती है आपको। गंगा, मध्य गंगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा वाले क्षेत्रों में ये इस प्रकार की मृदा आपकी जो है मुख्य रूप से मिलती है। इसका रंग जो होता है वो पीला होता है। क्या होता है? इसका रंग जो होता है वो पीला होता है। इसके बाद जो अगली मृदा आती है वो आती है आपके कौन सी? लैटेराइट मृदा। कौन सी मृदा? तो ये अभी बात की हमने कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा वाले क्षेत्रों में ये मिलती है। और इसके बाद जो अगली मृदा आती है आपकी लैटेराइट मृदा आती है। और लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लैटर से बना है। किससे बना है? लैटेराइट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है लैटर। और ये लैटर जो है इसका अर्थ होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। लैटेराइट का निर्माण उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से किया जाता है। भारी वर्षा और अत्यधिक निक्षालन के कारण ये जमा होती है, ठीक है। मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र, ठीक है, अम्लीयता इसमें पाई जाती है। महाराष्ट्र और वाले क्षेत्रों में, महाराष्ट्र है दक्षिणी राज्यों में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में हुमस की कमी होती है, ठीक है। पोषक तत्व इसमें जो होते हैं, पोषक तत्वों की कमी होती है इसमें, ठीक है। ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति वाले क्षेत्रों में आप खासकर देखें तो लैटेराइट मृदा जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी इसका जो है कुछ भाग पाया जाता है, ठीक है। मृदा संरक्षण का उचित तकनीकी के आधार पर इसका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटेराइट मृदा काजू के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए तो मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा? मरुस्थलीय मृदा। और मरुस्थलीय मृदा जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, राजस्थान का, भारत पश्चिमी राजस्थान और भारत वाला जो क्षेत्र है इसमें मरुस्थलीय मृदा मिलती है, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और थार का मरुस्थल आप सभी जानते हैं,
ये पूरा इसका रंग जो है इस मृदा का भूरा होता है, भूरा रंग होता है, ठीक है। और पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में और पश्चिमी भारत वाले क्षेत्र में ये मुख्य रूप से जो आपकी मृदा है वो मिलती है। कहाँ मिलती है, ठीक है। नीचे जो है इसमें जो है मृदा की सतह में नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और परतों में चूने कंकड़ जैसे कंकड़ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कंकड़ बन जाते हैं। रंग भूरा पश्चिमी राजस्थान और भारत में मिलती है मुख्य रूप से। आगे जो इसमें आता है वो आता है आपके जो पॉइंट है मरुस्थलीय क्षेत्र में। आगे देखें तो वन मृदा, मनुस्तन के बाद में वन मृदा, पांचवी मृदा के प्रकार पढ़ रहे हैं। वन मृदा सीधे से शब्दों में कहें तो ये आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर वन अधिक होते हैं, पर्याप्त वर्षा जहाँ पर होती है, उन क्षेत्रों में ये वन मृदा मिलती है। दोमट एसिडदार होती है, ठीक है। इस आगे बात करें तो मृदा का अपर्दन, अपर्दन से मतलब है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा का अपर्दन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा का अपर्दन कहा जाता है, ठीक है। जल द्वारा, हिम द्वारा, वायु द्वारा, अन्य कारकों द्वारा भी मृदा का अपर्दन होता है, ठीक है। अत्यधिक पशुचारण खनन के कारण, वनों के कटने के कारण इस प्रकार की मृदा जो है, मृदा अपर्दन की समस्याएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। मृदा का अपर्दन और संरक्षण की बात करें तो संरक्षण जरूरी है, क्योंकि मृदा का अपर्दन हो रहा है तो मृदा का संरक्षण भी करना होगा, अन्यथा ये संसाधन है मन भविष्य के लिए समाप्त होगा और हम इससे ठीक तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है आपका यहाँ समाप्त होता है, पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक आपने देखा तो अगली वीडियो आपको जो है आगे मिल जाएगी। थैंक यू, आप सभी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।